इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुदी और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है नैनीताल और इसी नैनीताल का एक थाना पड़ता है हल्द्वानी। हल्द्वानी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है तीन पानी रेलवे क्रॉसिंग। बात कर रहा हूँ मैं 15 जुलाई 2023 की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो देखते हैं कि तीन पानी रेलवे क्रॉसिंग के बगल में एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी है। दरअसल वो कार चालू पीरियड में थी। उस कार का शीशा चारों तरफ से बंद ही नहीं था, शायद उस कार के अंदर एसी भी चल रहा था, क्योंकि कार के शीशे पे ढेरों सारा पानी लगा था, जिसकी वजह से अंदर की कोई भी चीज़ दिखाई भी नहीं दे रहा था। एक व्यक्ति कार के नज़दीक जाता है और जा कर के उस कार का दरवाज़ा खोलता है। जब कार का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि कार के अंदर पिछले सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसे कई बार आवाज़ भी देता है, लेकिन वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता है। तब उस व्यक्ति को लगता है कि शायद कोई गड़बड़ है। इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देता है। व्यक्ति जैसे इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देता है, पुलिस भी अपने टीम के साथ उस जगह पे पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब अपने टीम के साथ उस जगह पे पहुंचती है, तब तक वहां पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस जब कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को आवाज़ देती है, कोई जवाब तो नहीं देता है, लेकिन जैसे ही उसे हिलाने डुलाने की कोशिश करती है, वो व्यक्ति कार के सीट पे गिर जाता है। दरअसल उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके दोनों पैर पे नीचे की तरफ हल्की सी निशान जरूर दिखाई देता है। उस मरने वाले व्यक्ति का मोबाइल भी उसी कार में मौजूद था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो उसी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि साहब, मैं इस आदमी को जानता हूँ। दरअसल इसका नाम अंकित चौहान है। अंकित जो रामबाग कॉलोनी का रहने वाला है। अंकित के पिता का नाम धर्मपाल चौहान, माँ के नाम उषा। अंकित का एक छोटा भाई भी है, अभिमन्यु। अभिमन्यु और अंकित अपना एक होटल चलाते हैं। वो व्यक्ति इस बात की सूचना अंकित के घर वालों को देता है। इधर अंकित के घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है, सब के सब रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस सबसे पहले अंकित की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब अंकित का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि अंकित की मौत सांप के डसने की वजह से हुई है। जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस फिर से अंकित के घर परिवार वालों से कहती है कि शायद अंकित वहाँ पे बाथरूम करने के लिए उतरा होगा और उसी दौरान उसे सांप ने डस लिया होगा। लेकिन पुलिस जब इस तरह की बातें अंकित के घर परिवार वालों से कहती है, अंकित के घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अंकित के घर वाले कहते हैं कि अगर अंकित को सांप ने डसा होता तो उसे एक पैर में डसा होता। दोनों पैर में सेम जगह पे सांप कैसे डस सकता है? और अंकित अपने कार के पिछले सीट पे मिला था। इससे साफ साबित होता है कि उसके कार में कोई और भी मौजूद था। अंकित के घर परिवार वाले जब पुलिस के ऊपर दबाव देते हैं, आखिरकार पुलिस अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले अंकित के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब CDR को चेक करती है तो आखिरकार उस CDR में एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे अंकित पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी माही आर्या के नाम पर रजिस्टर्ड है। माही, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो गोरा पड़ाव की रहने वाली है। पुलिस जब माही के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ माही के घर पे जाती है। पर पुलिस जब माही के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि माही भी अपने घर पे नहीं है। इस पे पुलिस को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए
माही के भी मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब माही के CDR को चेक करती है तो उसमें 2 ऐसे नंबर मिल जाता है जिस पे माही पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उन दोनों नंबरों का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें से एक नंबर दीप कंडपाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र है 30 साल के आसपास, जो मोटालदू का रहने वाला है। तो दूसरा नरेश नाथ के नाम पर रजिस्टर्ड है, नरेश जो उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। पुलिस जब दीप और नरेश दोनों के नंबर पर फ़ोन करती है तो इन दोनों का भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब नरेश के साथ साथ दीप के भी घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि ये दोनों भी अपने घर पे मौजूद नहीं है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि शायद अंकित की हत्या में इन तीनों का कोई ना कोई रोल ज़रूर है। लेकिन पुलिस को सबसे ज़्यादा झटका तब लगता है जब पुलिस को ये मालूम चलता है कि नरेश एक सपेरा है। पुलिस अब इन तीनों का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और फिर इन तीनों का हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार 1 सप्ताह बाद नरेश का मोबाइल ऑन होता है। नरेश का जब मोबाइल ऑन होता है तो उसका लोकेशन उत्तर प्रदेश के बरेली का दिखाता है। जैसे ही उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है, पुलिस बिना वक्त गंवाए ही अपने टीम के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली में जाती है और वहाँ से नरेश को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब नरेश को लेकर के थाने में आती है, फिर नरेश से अंकित की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। नरेश अपनी सच्चाई तो कबूल करता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे षड्यंत्र में माही और दीप दोनों का नाम बता देता है। नरेश जैसे ही दोनों का नाम बताता है, पुलिस अब माही के साथ साथ दीप की भी तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पुलिस जैसे ही अपने खबरियों को काम पर लगाती है, आखिरकार 23 जुलाई 2023 को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब दीप और माही रुद्रपुर कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करने जा रहे हैं। खबरी जैसी इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस आनन फानन में अपने टीम के साथ जाकर के दोनों को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस दीप और माही को गिरफ्तार करके जब थाने में लाती है, माही से अंकित की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। माही अपना जुर्म तो कबूल करती है, लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है, इसमें गलती किसकी है और गलत कौन है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 में। माही हल्द्वानी थाना के अंतर्गत प्रेमपुर लोसियानी गांव की रहने वाली है। माही के माता पिता बेहद ही गरीब परिवार से हैं। माही भले ही गरीब परिवार से है, पर देखने में बेहद ही खूबसूरत। माही अपने ही इलाके से हाई स्कूल तक की पढ़ाई करती है। माही जिस स्कूल में पढ़ाई करती है, उसी स्कूल में माही की मुलाकात विपिन कुमार से होती है। माही और विपिन की जब मुलाकात होती है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, माही और विपिन शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी इस बात की जानकारी माही के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। इधर माही के घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है तो माही का पढ़ाई ही नहीं रुकवा देते हैं, बल्कि उसका घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से माही विपिन से मुलाकात नहीं कर पाती है, पर बीच बीच में फ़ोन के ज़रिए ज़रूर उससे बातचीत करती है। एक दिन माही विपिन के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर के चलो। माही घर से भागने की बात कहती है। माही जब विपिन के साथ घर छोड़ करके भागने की बात कहती है तो विपिन भी माही को साफ इनकार कर देता है। विपिन माही से कहता है कि मैंने अपने घर परिवार वालों से तुमसे शादी करने के लिए बातचीत किया था, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ़ हो गए हैं, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन माही जब इधर विपिन से बातचीत करना शुरू करते, इस बात की जानकारी फिर से माही के घर वालों को मालूम चल जाता है। पर इस बार जब माही के घर परिवार वालों को मालूम चलता है, उसके घर वाले इस कदर से नाराज़ हो जाते हैं कि गुस्से में आकर माही को घर से निकाल देते हैं। माही को जब घर से निकाल देते हैं तो माही को भी कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। माही हल्द्वानी शहर में चली जाती है, पर रात्रि के वक्त जब हल्द्वानी में पहुंचती है, बदकिस्मती से माही के साथ कुछ लड़के सामूहिक दुष्कर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से माही बेहोश हो जाती है। पर माही को जब होश आता है, जब उसकी आँख खुलती है, तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। दरअसल उस कमरे में एक महिला भी थी, जिसकी उम्र है लगभग 45 से 46 साल के आसपास।
वो महिला माही की इतने बेहतर तरीके से सेवा करती है कि माही भी उसी महिला के साथ रहना शुरू कर देती है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, माही को उस महिला की सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल वो महिला बड़े बड़े घरों में काम तो कर रही थी, लेकिन उसके अंडर में कई ऐसी सारी महिलाएं थीं जो देह व्यापार का धंधा कर रही थी। जैसे ही माही को उस महिला का सच्चाई मालूम चलता है, माही भी कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की लालच कर लेती है और फिर माही भी इसी देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है। जब इस रास्ते पर उतरती है, कुछ साल का समय गुजरता है। कम ही समय में माही ढेरों सारा पैसा कमा लेती है। माही जब अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, गोरा पड़ाव में अपना एक घर खरीद लेती है और फिर अपने घर में 2 नौकर भी रख लेती है, जिसमें से एक का नाम है राम अवतार और दूसरी का नाम है उषा। उषा कोई और नहीं है बल्कि राम अवतार की ही पत्नी है। माही बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, माही एक सेकेंड हैंड कार खरीदने की सोच लेती है और फिर सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए एक एजेंट की तलाश करती है। तभी माही की मुलाकात अंकित से होती है। अंकित अपने भाई के साथ होटल तो चला ही रहा था, साथ ही साथ सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद फरोख्त भी करता था। माही जाकर के जब अंकित से मुलाकात करती है गाड़ी खरीदने के लिए, अंकित जब इधर पहली बार माही को देखता है तो माही की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। फिर उसकी गाड़ी तो खरीदवाता ही है, साथ ही साथ माही का नंबर ले लेता है और उसी नंबर के जरिए अंकित और माही के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते आखिरकार माही और अंकित के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इधर अंकित का जब माही के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से अंकित माही से मिलने के लिए उसके घर पे ही नहीं जाता है, बल्कि पूरी रात वहीं पे गुजारता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, माही को भी ये मालूम चल जाता है कि अंकित अच्छा खासा पैसा वाला है। इसीलिए माही अंकित से शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन माही अंकित से कहती है कि क्यों ना हम शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी की बात जब अंकित से कहती है तो अंकित उसकी बातों को टाल देता है। कहता है कि जब वक्त आएगा हम शादी कर लेंगे। इस बीच में माही अंकित से कई बार शादी करने के लिए बात करती है, लेकिन अंकित हर बार उसकी बातों को टाल देता है। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन का समय गुजरता है, माही को अंकित की भी सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल अंकित का और भी कई लड़कियों के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। माही को जैसे ही अंकित का सच्चाई मालूम चलता है, अब माही को ये पूरा यकीन हो जाता है कि अंकित उससे शादी नहीं करने वाला है। इसीलिए अब माही अंकित से दूरी बनाने लगती है। पर इसके बावजूद भी अंकित माही का पीछा नहीं छोड़ता है। माही से मिलने के लिए जब उसके घर पे जाता है, माही के नज़दीक जब जाता है, माही अंकित को अपने नज़दीक नहीं आने देती है। इसलिए अंकित अब माही के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। माही जब उसकी बात नहीं मानती है तो अंकित उसकी पिटाई भी करना शुरू कर देता है। पर जब बार बार माही की पिटाई करना शुरू कर देता है, माही इस कदर से डिप्रेशन में आ जाती है कि अब काफ़ी मात्रा में शराब पीने लगती है। एक दिन ठेके पर जब शराब लेने के लिए जाती है तो वहीं पर उसकी मुलाकात दीप से होती है। दरअसल दीप शराब का कारोबारी तो था ही, साथ ही साथ एक बिल्डर भी था। दीप से शराब लेने के लिए जाती है। इधर दीप भी जब पहली बार माही को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है और फिर माही के नज़दीक जाने के लिए दीप माही को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है। जब बिजनेस पार्टनर बना लेता है, उसके बाद से माही और दीप के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन इधर माही और दीप के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी अंकित को मालूम चल जाता है। अंकित को जब माही के प्यार के बारे में मालूम चलता है, अंकित माही के ऊपर दबाव डालने लगता है और उसे कहता है कि तुम दीप को छोड़ दो। इस पे माही अंकित को जवाब देती है कि मैं दीप को छोड़ तो दूंगी, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पर इसके बावजूद भी अंकित माही से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। इधर माही जब दीप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, उसके बाद से अंकित अब माही की और बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है, जिसकी वजह से अब माही और भी काफ़ी परेशान रहने लगती है। माही को लगता है कि उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। इसीलिए माही एक दिन पंडित के पास जाती है और जाकर अपना हाथ दिखाती है। पंडित जब माही का हाथ देखता है तो माही से कहता है कि तुम्हारे हाथ में काल सर्प का दोस्त है। अगर एक बार तुमने जहरीले सांप की पूजा कर लिया तो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। माही पंडित की बात मान लेती है और फिर एक जहरीले सांप के लिए एक व्यक्ति का तलाश करना शुरू कर देती है। तभी उसकी मुलाकात नरेश से होती है। नरेश जो उत्तर प्रदेश के बरेली का तो रहने वाला था,
लेकिन जहाँ तहाँ सांपों को पकड़ने के लिए जाता है। अक्सर लोगों के घर में जा कर के मांग करके खाना भी खाता है। इसी सिलसिले में नरेश जब माही के इलाके में जाता है, माही जब नरेश को देखती है तो नरेश से अपनी पूरी कहानी बताती है। कहती है कि मुझे एक जहरीला सांप चाहिए क्योंकि मुझे उसकी पूजा करना है। एक बार अगर मैं उसकी पूजा कर लूँगी उसके बाद से वो सांप तुम्हें लौटा दूँगी। माही जब अपनी पूरी कहानी नरेश से बताती है तो नरेश भी एक जहरीला सांप लेकर के माही को दे देता है। माही उस जहरीले सांप की पूजा तो कर लेती है, पूजा करके सांप भी वापस कर देती है, पर इसके बावजूद भी माही का मुसीबत कम नहीं होता है। बार बार इधर अंकित जब माही के साथ में मार पिटाई करना शुरू करता है, माही अंकित से इस कदर से परेशान हो जाती है कि आखिरकार गुस्से में आकर इस दुनिया से ही हटाने का फैसला कर लेती है। और इसी सिलसिले में एक दिन दीप से मुलाकात करती है और कहती है कि मुझे अंकित को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना है और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। दीप माही से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ तो दे दूंगा, पर इतना याद रखना एक ना एक दिन हम पकड़े ज़रूर जाएंगे। क्यों ना तुम एक ऐसा प्लान बनाओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप का नाम जैसे ही दीप लेता है, माही कहती है कि प्लान तुमने ही बता दिया, क्यों ना हम अंकित को सांप से डसवा देते हैं जिससे किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं जाएगा। माही जब इस तरह की बातें दीप से कहती है तो दीप माही से कहता कि तुम सांप कहाँ से लाओगी। इसमें माही कहती है कि उसकी तुम चिंता ना करो, मैं सांप का इंतज़ाम कर लूँगी। और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन माही फिर से नरेश के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इधर नरेश जब माही से मुलाकात करता है तो माही भी अपने पूरे प्लान के बारे में नरेश से बता देती है। कहती है कि मुझे अंकित को इस दुनिया से हटाना है, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बदले में तुम जितना भी पैसा मांगोगे मैं तुम्हें पैसा दूंगी, और अगर इसके अलावा भी तुम कुछ मांगोगे तो वो भी मैं तुम्हें दूंगी। और इतनी सी बात कहकर माही नरेश को गलत तरीके से टच करना शुरू कर देती है। माही जब नरेश को गलत तरीके से टच करती है, नरेश भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार माही और नरेश के बीच में भी संबंध बन जाता है। माही और नरेश के बीच में जब संबंध बन जाता है, नरेश भी माही का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। माही से कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए जहरीला सांप का इंतज़ाम कर दूंगा। नरेश जहरीले सांप के इंतज़ाम करने के लिए वहाँ से चला आता है, लेकिन नरेश जब वहाँ से चला आता है, इधर माही अपने षड्यंत्र में अपने दोनों नौकरों को भी शामिल कर लेती है। माही अपने दोनों नौकरों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो बदले में मैं तुम दोनों को 10-10 हज़ार रुपया दूंगी। 10,000 रुपये की बात जब राम अवतार सुनता है, राम अवतार भी लालच में आ जाता है और फिर माही का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर 14 जुलाई 2023 को नरेश एक जहरीला सांप लेकर के माही के घर पे पहुंचता है। जब माही के घर पे पहुंचता है तो माही दीप के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि हमें अपने काम को आज ही अंजाम देना है, तुम तुरंत घर पे आ जाओ। दीप माही के घर पे पहुंच जाता है। उसके बाद शाम के वक्त माही इसी षड्यंत्र के तहत अंकित के नंबर पे फ़ोन करती है और उससे बड़े प्यार से बात करती है। माही अंकित से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही है, क्या आज तुम मिलने के लिए आ सकते हो। जब मीठी मीठी बातें अंकित से करती है, अंकित भी माही से मिलने के लिए उतावला हो उठता है और उसी शाम को ही माही से मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। पर अंकित जब माही के घर पे पहुंचता है, उससे पहले ही माही सबको अपने घर के अंदर पूजा कमरे में बंद कर देती है और उनसे कहती है कि जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक तुम लोग बाहर मत आना। अंकित जब माही के घर पे पहुंचता है, माही अंकित को लेकर के सीधे बेडरूम में जाती है और उसे शराब पिलाती है। दरअसल माही ने उस शराब में कुछ नशीली चीज़ मिला दिया था। अंकित जैसे ही उस शराब को पीता है, थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाता है। अंकित जैसे ही बेहोश हो जाता है, उसके बाद से माही जा कर के दरवाज़ा खोलकर सबको बाहर बुला कर लाती है। जब सब के सब बाहर आते हैं, उसके बाद से माही अंकित का दोनों हाथ पकड़ लेती है और दीप अंकित का दोनों पैर पकड़ लेता है। नरेश अपने पास से एक जहरीला सांप निकालता है और अंकित के पैर में उससे डसवाता है। सांप जब डस लेता है, ये सब के सब खड़े होकर के इंतज़ार करने लगते हैं कि अंकित की मौत कब होगी। देखते ही देखते लगभग 10 मिनट का समय गुजर जाता है, लेकिन अंकित का सांस चलना बंद नहीं होता है। इसीलिए उसी सांप से अंकित के दूसरे पैर में भी डसवाते हैं, जिसकी वजह से अंकित की थोड़ी ही देर के बाद मौत हो जाती है।
अंकित जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से अंकित की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अंकित की डेड बॉडी को उसी के कार के पिछले सीट पर बिठा देते हैं। दीप और नरेश उसकी गाड़ी को लेकर के तीन पानी तिराहे पे जाते हैं और तीन पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास जाकर गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। उसकी गाड़ी को ऑन ही रखते हैं, गाड़ी के अंदर एसी भी चला देते हैं और वहीं पे गाड़ी छोड़कर फिर से माही के घर पे आते हैं। माही दरअसल पहले से ही अपने षड्यंत्र के तहत सबका टिकट दिल्ली का कर रखा था। उसी रात को ही सब के सब दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। जब सब के सब दिल्ली में पहुंचते हैं तो दिल्ली में ही माही की एक छोटी बहन थी। माही अपने छोटी बहन के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि हम 5 लोग तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। पर जब सबके साथ अपनी बहन के घर पे जाने की बात कहती है तो माही की छोटी बहन भी उसके बारे में बेहतर तरीके से जानती थी। माही की छोटी बहन उसे मना कर देती है कि तुम लोग मेरे घर पे मत आना। इसलिए ये सब के सब अब उत्तर प्रदेश के बरेली में चले जाते हैं। बरेली में जब पहुंचते हैं तो नरेश इनसे जिद करने लगता है कि मुझे अपने घर जाना है। नरेश जब जिद करने लगता है तो माही कहती है कि ठीक है, तुम अपने घर तो चले जाना, लेकिन अपना मोबाइल ऑन मत करना। नरेश वहाँ से अपने घर चला जाता है और माही इन सब को लेकर फिर से वापस अपने घर पे चली आती है। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, नरेश अपना मोबाइल ऑन कर देता है। दरअसल नरेश को लगता है कि मोबाइल तो ऑन कर लेता हूँ, कोई भी अगर फ़ोन करेगा तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करता है, उसका लोकेशन पुलिस को मालूम चल जाता है। पुलिस इधर नरेश को जब गिरफ्तार कर लेती है, इस बात की जानकारी दीप और माही को मालूम चल जाता है। अब दीप और माही घर छोड़ करके फरार तो हो जाते हैं, लेकिन दोनों को यकीन हो जाता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उन दोनों को ज़रूर पकड़ लेगी। इसीलिए 23 जुलाई 2023 को दोनों फैसला करते हैं कि हम रुद्रपुर कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। दोनों जब कोर्ट में सरेंडर करने के लिए घर से निकलते हैं, इस बात की जानकारी खबरी को मालूम चल जाता है। खबरी जैसे ही पुलिस को बताता है, पुलिस इन दोनों को रास्ते से ही धर दबोच लेती है। वाकई में माही जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक माही की तरफ देखते ही रह जाती है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।